सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलिटी, है ना। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्या होता है पॉलिटी। ज़्यादा अधिकांश बच्चों को समझ में नहीं आता कि पॉलिटी, है ना, पॉलिटिकल साइंस इसमें क्या शामिल रहता है। ठीक है, तो पहला ही आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दैट इज कि भाई पॉलिटी क्या है। राज्य व्यवस्था, राज व्यवस्था हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पॉलिटी को राज व्यवस्था बोलते हैं। तो है क्या बेसिकली, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्म बोल सकते हो आप, है ना, पर्टिकुलर फॉर्म बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो सरकार है बेसिकली, सरकार का पूरा फॉर्म, उसका सिस्टम, उसकी पद्धति कैसे काम करती है, उसमें क्या शामिल होता है, क्या बोलते हैं आप उसको, राज व्यवस्था बोलते हैं। राइट, ये क्लियर है सारे बच्चों को। राज व्यवस्था या तो पर्टिकुलर फॉर्म और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं आप उसको, पॉलिटी बोलते हैं। इज इट क्लियर। इसके अलावा गाइज अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संविधान। अब संविधान का मतलब क्या है बेसिकली, है क्या संविधान, तो संविधान क्या है, एक रूल बुक है, अंडरस्टैंड नॉट, क्या है, एक नियमावली है, रूल बुक है, जिसके अंदर क्या होता है, उसमें कुछ बेसिक लॉज होते हैं, रूल होते हैं, और इन लॉज और रूल से क्या किया जाता है, कानून और व्यवस्था, यानी लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस किसी भी देश का चलाया जाता है। राइट, संविधान क्या है, इट इज़ अ रूल बुक बाय विच लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज रन। तो ये क्या है बेसिकली, संविधान है। अब संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हमारा जो संविधान है भाई, ये क्या है, आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ, है ना। यानी इसको क्या किया गया था, उस टाइम पे अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, और गिव टू आवर सेल्फ 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद में ये 26 जन, तो 26 जन 1950 को क्या हुआ गाइस, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी ये अस्तित्व में आ गया था। संविधान जब बनकर के तैयार हुआ गाइस, तो उसमें क्या क्या चीजें थी जो आपको सारे बच्चों को पता होना चाहिए। तो संविधान जब बनकर के तैयार हुआ तो उसके अंदर क्या थे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इसमें एक प्रियम्बल थी, ठीक है कि नहीं। अब प्रियम्बल के ऊपर क्या है, बहस है, बहुत सारा डिस्कशन है, हम बाद में करेंगे इसको, है ना। हमको पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा बोल बच्चन हम नहीं करेंगे, टू द पॉइंट काम करेंगे, जो आपके लिए रेलेवेंस होगा। राइट, अननेसेसरी टाइम हम किल नहीं करेंगे। तो प्रियम्बल से लेकर के जो डिस्प्यूट्स है, हम आपको बता देंगे मेजर क्या है, केशवानंद भारती केस क्या बोलता है, बेरूवाली केस क्या बोलता है प्रियम्बल के बारे में। यानी बेरूवाली केस जो है बेसिकली, वो प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं मानता। बेरूवाली केस आता है 1960 में, और दूसरा जो केशवानंद भारती केस है 1973 के अंदर आता है, वो प्रियम्बल को क्या मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानता है, हिस्सा मानता है। तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गाइस, प्रियम्बल के अलावा इसमें और क्या था, इसके अलावा इसके अंदर थे आर्टिकल्स, यानी अनुच्छेद हिंदी में बोलते हैं। तो उस टाइम पे इसमें अनुच्छेद थे गाइस 395। इसके अलावा और क्या था, इसके अंदर थे पार्ट भाई, पार्ट कितने थे भाई, 22, यानी 22 पार्ट इसके अंदर थे। इसके अलावा क्या थी गाइस, इसके अलावा इसमें थी शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ। अनुसूची कितनी थी एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 8 अनुसूचियाँ। क्लियरली समझ लीजिए, सारे बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। संविधान जब बनकर के तैयार हुआ, इसको जब हमने इनेक्ट किया, एडॉप्ट किया और गिव टू अवर सेल्फ किया, यानी हमने जब इसको अपनाया, तो उस टाइम पे इसमें एक प्रियम्बल थी, इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, यानी 22 पार्ट थे, और इसके अंदर शेड्यूल थी 8। अब सवाल ये है कि अभी क्या सिचुएशन है। तो गाइज अभी क्या है इसके अंदर, एक तो प्रियम्बल है, इसके अलावा इसमें जो आर्टिकल की बात करेंगे तो 470 के आसपास क्या है, 470 प्लस इसके अंदर आर्टिकल है, यानी अमेंडेड आर्टिकल भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा पार्ट्स की बात करेंगे तो इसमें 25 पार्ट है भाई, पहले 22 थे और अभी कितने 25, यानी 25 पार्ट है। शेड्यूल्स की अगर बात करेंगे तो इसमें पहले शेड्यूल थी 8 और अभी कितनी है गाइस, 12। तो 12 शेड्यूल है अभी। तो ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है बेसिकली, थोड़ा थोड़ा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर के तैयार होता है, 26 जनवरी 1950 को ये क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, और उसी दिन से इंडिया को क्या माना जाता है, रिपब्लिक। ठीक है, उसी दिन से क्या माना जाता है, इंडिया को रिपब्लिक यानी गणराज्य माना जाता है। ये क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ। जल्दी से टेक्स्ट कीजिए, डू इट फास्ट। अगर ये क्लियर है जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं।
एक एक बच्चे को क्लियर है तो जल्दी से मैसेज करिए, फास्ट, सारे बच्चे जल्दी से, अगर ये क्लियर है तो। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा? अदिति, तानिया और तनिष्का, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है आपको? बाकी बच्चे अभी क्लासेस में नहीं है, डोंट नो व्हाई। आप मुझे जल्दी बताइए, आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा जल्दी से। चलिए, तनिष्का समझ आ रहा है बच्चे, डन तो ठीक है। समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा? अदिति समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। और तानिया, समझ आ रहा है बच्चे, नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है। देखो, जब भी आपको कोई, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, आप मेरे से ऐसे ही पूछ लेना, ठीक है? ये सारे सारे नोट्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी ये जो पीडीएफ है मैं आपको शेयर करवा दूंगा। इसके अलावा नोट्स जो है आपको, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो माय प्लेजर, ठीक है। इसके अलावा गाइस, यानी पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अब आता है बच्चों गवर्नेंस, है ना? हम आते हैं किस पे? गवर्नेंस पे, प्रशासन पे हम आ जाते हैं। क्या है प्रशासन बेसिकली? तो प्रशासन में क्या चीज इनकॉर्पोरेट करती है? तो प्रशासन किसको बोलते हैं? ये प्रशासन का मतलब क्या होता है? इट इनकॉर्पोरेट सिस्टम बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल एंड ऑपरेट। यहाँ पे जब प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू क्या किया जाता है? एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्थान को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है और उसको ऑपरेट किया जाता है। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? गवर्नेंस कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रशासन कहते हैं। क्लियर है ये? इसके अलावा हम आ जाते हैं हमारी नई थ्योरी, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। अब सवाल है कि क्या है राजनीतिक विज्ञान? तो पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है इसकी, पॉलिटिक्स की, है ना? राजनीति की क्या है? एक वैज्ञानिक, राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, क्या बोलते हैं आप उसको? पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसको सोशल साइंस भी है, जो क्या करती है? ये डिफरेंट डिफरेंट गवर्नेंस, डिफरेंट डिफरेंट पावर, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, है ना? पॉलिटिकल जो बिहेवियर है उसको, है ना, उसके साथ में उसके साथ जुड़ी हुई सभी चीज़ों को क्या करती है? स्टडी करने का काम करती है, उसको अध्ययन करने का काम करती है। उसी को क्या बोलते हैं आप? पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, जितनी भी पॉलिटिक्स की एक्टिविटीज़ होती है, राजनीति की जितनी भी क्या होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उन सभी को डील करने में, उन सभी को स्टडी करने में जो विज्ञान काम आता है, जो साइंस काम आता है, उसको क्या बोलते हैं आप? पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं? ज़्यादातर थ्योरीज पे काम करते हैं, है ना? थॉट्स पे काम करते हैं, राइट? तो ये गाइस कुछ क्या है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्या है, कुछ टर्म्स हैं जो एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, राइट? आगे हम लोग चलते हैं। कुछ बच्चे ने नोट, हाँ, नोट्स, नोट्स ये क्या है? शॉर्ट एंड स्वीट है, अच्छा है। नोट्स में और डिटेल में होगा। नोट्स में ये सब क्या होता है अदिति? और डिटेल में होता है, ठीक है? एक्चुअली ये सारी जो चीज़ें आपको नोट्स में इन डिटेल में होगी, ठीक है? ये क्या है? ये आपके लिए पूरा पूरा माइंड मैप है। इसमें जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, है ना, उन सबको शामिल किया गया है, राइट? चलते हैं अगली। अब इसके बाद में हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे खास, हर बार यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन से स्पेशली यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, है ना, तो उससे सवाल करती है। एक और दो क्वेश्चन आने ही वाले होते हैं, पीटी में आने वाले होते हैं, मेंस में तो आते ही आते हैं, है ना, इंटरव्यू में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चों से ये मेरा अनुरोध रहेगा और मेरा सजेशन भी रहेगा, ये प्रियम्बल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। एक एक बच्चे को प्रियम्बल क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। कर लेंगे सारे बच्चे? प्रियम्बल याद हो जाएगी सारे बच्चों को, है ना? अब देखिए ये थोड़ा सा, अब ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैं एक एक बच्चे को इसको रटा देता हूँ। ऑफलाइन वाले बच्चों को, एक एक बच्चे को, मेरे को ये प्रियम्बल याद रहती है ना, कौन सी चीज़ कब कहाँ से ऐड करी गई थी वो सब उनको पता होता है ना? तो मैं सारे बच्चों को आपको स्पेशली कॉल करके
एक एक बच्चे को ये पूछूंगा मैं, याद होना चाहिए प्रियम्बल। कर लेंगे भाई? थोड़ा यस नो तो करो जल्दी से, डू इट फास्ट, यस नो तो करो भैया। क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जल्दी हो जाएगा। तानिया का, तनिष्का का आया है मैसेज, हो जाएगा। और अदिति भी हो जाएगा, और राजतानी का नहीं आया है। चलिए कर लेना भाई, ठीक है, मैं पूछूंगा अभी आपसे। नाउ इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको प्रियम्बल जो है, हम इसको हिंदी में देखो, कुछ कुछ हिंदी वर्ड्स भी सारे बच्चों को याद होने चाहिए, ठीक है। आपको हिंदी वर्ड याद करने ही पड़ेंगे। हिंदी वर्ड अगर आपको याद नहीं होते हैं तो थोड़ा सा कई जगह पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे हम प्रियम्बल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कई बारी प्रस्तावना, ठीक है, इसको प्रस्तावना बोलते हैं। इसी को हम कई बारी ना भूमिका भी बोलते हैं, इसी को कई बारी ना उद्देश्य का भी बोलते हैं, उद्देश्य का, है ना, ऐसे। तो ये उद्देश्य का भी हम इसको क्या है कई बार बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे अंग्रेजी में प्रियम्बल है, और इसके बाद में ध्यान रखेंगे ये क्या है, प्रस्तावना भी हिंदी में बोलते हैं इसको, भूमिका भी बोलते हैं और उद्देश्य का भी बोलते हैं। एक और प्रस्तावना के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, पहले केरल राज्य था, देन उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1973 में क्या होता है, केस होता है, जिसमें प्रियम्बल को क्या माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। प्रियम्बल को क्या माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। किस मामले में माना जाता है, सारे बच्चे कर लेंगे इसको, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले एक केस हो रहा है, दैट इज बेरुवारी, बेरुवारी केस हो रहा है, दैट इज इन 1960। और उसमें क्या किया जाता है, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता है। तो ये प्रियम्बल के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद होने चाहिए, हो जाएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हम आते हैं तो देखेंगे प्रियम्बल क्या कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक एक बच्चों को इसकी एक्सप्लेनेशन याद होनी चाहिए, बार बार पूछी जाती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया, यानी हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं। भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम भारत को एक सॉवरेन कंट्री बनाना चाहते हैं। सॉवरेन मतलब संप्रभु, स्वयं प्रभु, है ना, मतलब जो कैसा हो, इंडिपेंडेंट हो, जिसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना हो, जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लेता हो, है ना। कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली कंट्री क्यों ना है, अगर वो किसी काम को हमें करने के लिए बोले तो हम नहीं उसको ही मानते, है ना। हमने 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, अमेरिका ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने बहुत हो हल्ला किया, है ना, बहुत सारी उन्होंने हूटिंग करी, है ना, देखो 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 भारत क्या कर रहा है। हमने क्या है, हमने बिल्कुल उसको भाव नहीं दिया, है ना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट का मामला था, हमारा इंटरनल मामला था, तो हमने किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लिया, अंडरस्टैंड नॉट। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान बार बार क्या करता है ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंडिया में करता रहता है। हमने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने क्या किया, एयर स्ट्राइक किया, और हमने उसकी जो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्रॉस करके क्या किया, वहाँ जा पे हमने क्या किया, अटैक किया। तो इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन, कई जगह पे ऐसा लोग मान रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की कि कौन क्या करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को अगर आकर के कोई मारेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, मतलब क्योंकि हमें हमारी जो टेरिटरी है, हमारी जो सीमा है, उसकी सुरक्षा करना आता है, और हर एक सॉवरेन कंट्री को ऐसा करना ही चाहिए। यानी हम हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनॉमस हैं, हमारे खुद के इंटरेस्ट से चलते हैं। तो इसलिए हम क्या है, हमारे देश को कैसा देश बनाएंगे, संप्रभु। तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान संप्रभु है, सॉवरेन कंट्री है? आप बताएंगे पाकिस्तान सॉवरेन है? नहीं, पाकिस्तान को सॉवरेन कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी होती है वो कौन बनाती है, सरकार नहीं बनाती है। कौन बनाता है, या तो टेररिस्ट बनाते हैं, है ना, या फिर चाइना बनाता है,
है ना, या फिर जहाँ से उसको फंड मिलता है, पहले अमेरिका बनाता था, तो वो उनके हिसाब से चलता है, वो अपने हिसाब से नहीं चलता, बट हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे हिसाब से चलती है, अंडरस्टैंड और नॉट। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है, अपने मामलों में, अपने इंटरेस्ट में इंडिपेंडेंट, यानी उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो आप क्या करें, आप इन्फ्लुएंस हो जाएं, नॉट लाइक दैट। तो इसलिए सॉवरेन, हमारे देश को क्या बनाएंगे हम लोग, सॉवरेन कंट्री बनाने की क्या करेंगे, हर एक भारतीय क्या कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, यानी हम भारतीय, हम भारत के लोग, भारत को हम ये अंतःकरण से बोल रहे हैं, है ना, अपने मन से बोल रहे हैं, अपने दिल से बोल रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु देश बनाएंगे, बनाने में प्रयास करेंगे, अपना जीवन लगा देंगे। ये सिंपल से इसका कहने का मतलब है। इसके अलावा हम और कैसा देश बनाएंगे, हमारे देश को सोशलिस्ट, यानी हमारे देश को हम समाजवादी देश बनाएंगे। समाजवादी देश जैसा कि मान लेते हैं आप, समाजवादी देश का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे रशिया हो गया, है ना, तो नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। यानी समाजवादी व्यवस्था कैसी होती है, जहां पे, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है, यानी एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अरेंजमेंट, ऐसी व्यवस्था जिस पे जो संसाधन है, रिसोर्सेज जो है स्टेट के, उन सभी पे हर एक व्यक्ति का इक्वली राइट रहता है, इक्वली अधिकार रहता है ना। इसके अलावा स्टेट हमेशा वेलफेयर के लिए वर्क करता है, प्रॉफिट के लिए क्या नहीं करता, वर्क नहीं करता है। तो ऐसी जो व्यवस्था, हम क्या बोलते हैं इसको गाइस, उसको समाजवादी व्यवस्था बोलते हैं। इज इट क्लियर। तो हम हमारे देश को क्या बनाएंगे, सॉवरेन कंट्री बनाएंगे, सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे और सेकुलर कंट्री बनाएंगे। सेकुलर का मतलब, हम इसे कई जगह पे ना पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष देश, है ना। कई जगह पे आप सुनेंगे इसको धर्म निरपेक्ष, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्म निरपेक्ष, राइट। तो हम हमारे देश को सेकुलर कंट्री बनाएंगे, यानी कि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, और स्टेट धर्म के मामले में, पंथ के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी व्यक्ति का ये अधिकार है, व्यक्ति की ये चॉइस है कि वो किसी भी पंथ को, किसी भी आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर सकता है, वो मान सकता है। तो हम हमारे देश को सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, सेकुलर कंट्री बनाने के लिए क्या है, दृढ़ संकल्पित हैं। इसके अलावा हम और क्या, कैसा देश बनाएंगे हमारे देश को, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का जब डेफिनेशन पूछा जाता है तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है उसको क्या बोलते हैं आप, लोकतंत्र बोलते हैं। तो हम हमारे देश को कैसा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हमारे यहाँ पे सरकार और राष्ट्रपति, गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट को चुना जाता है इनडायरेक्टली, जनता के द्वारा, है ना। पीपल इनडायरेक्टली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे यहाँ का जो शासक होता है, हमारे यहाँ का जो रूलर होता है, वो मोनार्क नहीं होता, वो राजा नहीं होता, वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली चुना हुआ क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। और ऐसे ही हमारी सरकार भी क्या होती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। यानी मोनार्की या हेरिडेटरी यहाँ पे रूल नहीं बनाया जाता या रूलर नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो बी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने अमेरिका से लिया है, इट इज ड्राइवन फ्रॉम अमेरिका। तो हम भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाएंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक बार प्लीज टेक्स्ट कीजिए जल्दी से, थोड़ा फास्ट। अगर ये क्लियर है यहाँ तक तो मुझे जल्दी से बताइए आप, डू इट फास्ट गाइस, थोड़ा जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज। अगर ये क्लियर है तो जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए। आपके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। अदिति क्लियर है, ओके बच्चे। और हाँ, मुझे माफ़ करेंगे, थोड़ा सा जुकाम है मेरे को आज। चलिए
आदित्य को क्लियर है, और ये तानिया, तनिष्का और बाकी बच्चे नहीं आए भाई, कहाँ आए हैं बताओ? क्लियर है यहाँ तक? तनिष्का, बहुत बढ़िया। और ये राज साहब, राज, तानिया, क्लियर है बच्चे? चलो जल्दी जल्दी बताइए भाई। देखिए, एंगेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप एंगेज रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, आपको समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे, वापस से मैं आपको कॉल करके वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, राइट? तो इसलिए चिंता नहीं करने की आपको बिल्कुल भी, ठीक है? तानिया का मैसेज नहीं आया मेरे पास अभी तक। चलो सर, ओके, खैर हम वापस से आ जाते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, यानी हम भारत के लोग अंतःकरण से ये क्या करते हैं, आह्वान करते हैं कि हम भारत को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? इसके अलावा सॉवरेन का मीनिंग मतलब होता है बच्चे संप्रभु, इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस, इन ऑन इंटरेस्ट। अपने मामलों में आप क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनॉमस हैं, डिसीजन पावर आपके पास है, यानी आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। वो मतलब होता है किसका? सॉवरेन का। ठीक है, क्लियर है? अभी क्लियर है बच्चे? सॉवरेन का मतलब अभी समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए, इसके अलावा एंड टू सिक्योर अमंग देल ऑल सिटीजन्स, इसके अलावा हम क्या करेंगे? हम भारत के, हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, हम उसमें क्या करेंगे? सिक्योर करेंगे जस्टिस। जस्टिस कैसा? यानी न्याय कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सभी को सामाजिक न्याय मिले, सभी को आर्थिक न्याय मिले और सभी को राजनीतिक न्याय मिले। यानी कि सोसाइटी में क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना? कोई भी ऊंचा नहीं होगा, कोई भी नीचा नहीं होगा। यानी ये ऐसा कहता है कि सोसाइटी के अंदर जो हैरार्की है वो नहीं होगी, है ना? या कह सकते हैं कि सवर्ण और निम्न वर्ण, है ना, या ताकतवर या कमजोर, उस आधार पर सोसाइटी में क्या नहीं होगा? किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सभी को क्या किया जाएगा? न्याय प्रोवाइड किया जाएगा, जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही सामाजिक, ऐसे ही इकोनॉमिक, यानी हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी से अर्थोपार्जन करने का अधिकार है। यानी वो पैसा कमा सकता है, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लेते हैं कोई कोई एक व्यक्ति है, बस वही किसी बिजनेस को चला सकता है, वही ज़्यादा पैसा अक्वायर कर सकता है। नॉट लाइक दैट। कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्किल है, किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या कर सकता है? वो अर्थोपार्जन कर सकता है, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकता है, और इस आधार पर उसको क्या किया जाएगा? जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, है ना, कोई भी भाषा बोलता हो, उसकी कल्चर कोई भी हो, वो क्या कर सकता है? एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो क्योंकि वो लोअर कम्युनिटी से, लोअर कास्ट से है, इस आधार पे कि वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो इस तरह का जो इनजस्टिस है वो क्या है? प्रियम्बल में नहीं है। यानी जस्टिस हर व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रोवाइड किया जाएगा। ये प्रियम्बल का क्या है? सोल है, आत्मा है, इसका ऑब्जेक्टिव है, आप समझ लें। इसके अलावा हम क्या प्रोवाइड करेगी प्रियम्बल? लिबर्टी, आज़ादी। किसकी आज़ादी? आपको आपके विचारों की, थॉट्स की। इसके अलावा एक्सप्रेशन की, इसके अलावा बिलीफ की, इसके अलावा फेथ की, एंड इसके अलावा वर्शिप की। यानी आप किसी भी तरह के जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो रख सकते हैं। आप, आपके अंदर जो भी आपकी भावनाएं आती हैं, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, वो आप क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई चीज़ आपको देश में पसंद नहीं आ रही है, आप उसके बारे में बोल सकते हो, है ना। आपको लगता है कि कहीं गलत कहीं गलत हो रहा है, तो आप उसमें अपने विचार क्या कर सकते हो? अभिव्यक्त कर सकते हो। तो इसकी आपको आज़ादी है, राइट। और दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है ना। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है। तो यहाँ पे मेंस में सवाल बनते हैं कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कितना होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, इस पर कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए या नहीं। तो आपको इस पर तैयार करना है, सवाल पूछा जाता है बार बार। इसके अलावा आप जो है संस्थाओं में भरोसा कर सकते हैं, है ना। फेथ आपको जो है, बिलीफ और फेथ दोनों की आज़ादी है। इसके अलावा आपको वर्शिप, आप चाहो तो
मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हो, है ना, या मस्जिद में जाकर के क्या कर सकते हो, वहाँ पे नमाज अदा कर सकते हो, गिरजाघर में जा सकते हो। तो ये आपको क्या है, अधिकार है। तो इसकी क्या है, आपको आज़ादी है ना। तो एक तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके अलावा आपको एक और चीज़ दी जाती है, दैट इज इक्वलिटी, यानी आपको बराबरी दी जाती है, समानता दी जाती है। समानता किसकी है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी के। यानी कि आप भी, चाहे वो आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाले हैं, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, किसी भी स्क्रिप्ट को फॉलो करने वाले हैं, है ना, कोई भी कल्चर फॉलो करने वाले हैं, आप सभी को अपना स्टेटस मेंटेन करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई सवर्ण है तो वही कोट पैंट पहन सकता है, वही अच्छी गाड़ियों में घूम सकता है, वही 5 स्टार होटल्स में खाना खा सकता है। यानी आपको भी अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नेता होते हैं वही वाइट कुर्ते पाजामा पहन सकते हैं ना, आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई जज है वही जाकर के ऐसे राउंड नेक सूट पहन सकता है, नॉट लाइक, कोई भी पहन सकता है, अंडरस्टैंड नॉट। तो यहाँ पे आपको अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने की क्या है, आपको बराबरी है, आप करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी अगर मान लेते हैं एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रोग्राम है ना, या कुछ और, आप सभी को क्या दिया जाएगा, बराबर का अपॉर्चुनिटी दी जाएगा। किसी तरह का इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ में नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमारे प्रियम्बल के अंदर 3 तरह का ऑब्जेक्टिव है, एक तो जस्टिस हो गया, एक लिबर्टी होगा, एक इक्वलिटी होगा। इसके अलावा एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, यानी यहाँ पे हमारे देश के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं, है ना। हमारा जो कंट्री है कैसा है, डाइवर्स कंट्री है। हमारे यहाँ पे अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्मों का पालन किया जाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है, सब कास्ट है। बावजूद इसके हम क्या है, यूनाइटेड है। तो हम क्या करेंगे, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हर एक समुदाय के बीच में सभी में क्या है, भाईचारे की जो भावना है, फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग है, उन सभी को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, है ना, उसको क्या किया जाए, हमेशा उसको प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये क्या करेंगे, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी भाईचारे की भावना तो प्रमोट करेंगे करेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, व्यक्तिगत जो क्या है आत्मसम्मान है, उसको भी इंश्योर करेंगे। और यूनिटी ऑफ नेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वो भी हम क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। यानी एकता और अखंडता, ये भी हम क्या करेंगे गाइस, सुनिश्चित करेंगे। एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू हेयर बाई एडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इससे सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें, फ्रेटर्निटी एश्योर करना है, यूनिटी इंटीग्रिटी एश्योर करना, और आज 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, और हम अपने आप को उसको आत्म अर्पित करते हैं। तो ये गाइज क्या है, प्रियम्बल है बेसिकली। आप लोगों को समझ में आया थोड़ा सा, सारे बच्चों को नहीं आया, जरा बताएं मुझे, थोड़ा जल्दी फास्ट मैसेज करिए। अब यहाँ से आपसे जो सवाल बनते हैं वो जरा देख लो, इधर प्रियम्बल से क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, एक वर्ड है दैट इज सोशलिस्ट, एक वर्ड है दैट इज सेकुलर, और एक वर्ड है इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स हैं जो एट द कमिटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं थे। सारे बच्चों को पता होना चाहिए। 3 वर्ड, आई एम रिपीटिंग अगेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड प्रियम्बल में शामिल नहीं थे, राइट। तो अब जब शामिल नहीं थे तो क्या हुआ, तो गाइज इनको 42nd अमेंडमेंट, 42nd, ये कहीं पे नोट कर लेंगे आप, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था, इनको जोड़ा गया था, राइट। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो है मैडम गांधी की, मिसिस गांधी, है ना, मैडम इंदिरा गांधी की क्या है गाइस, उस टाइम पे गवर्नमेंट है। तो इन 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, याद रखेंगे, 42nd अमेंडमेंट 1976, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सबसे ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं, इससे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। आई होप ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, क्लियर है सारे बच्चों को। अभी प्रियम्बल आपका हमारी तरफ से पूरी तरह से समाप्त है, यानी अभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है
जो हमने आपको नहीं बताया। ये क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताइए मुझे, आंसर करिए।